हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई कल तो बहुत ही मज़ेदार था। मोदी जी के जो भाषण थे एक से एक बढ़कर थे। अब आपने कहा कि भाई राज्यसभा में भी हुआ है, अब वो वाला देखो तो कैसे मिस कर सकते हैं। तो अभी का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे मोदी जी का भयंकर गुस्सा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या बोलते हैं। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है अच्छा, कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। क्यों भाई? आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, स्कूल के छोटे बच्चे से और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। नेहरू तो भाई क्या शर्मिंदगी है वो तो किसी का नहीं है। नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, गुड। और हमारा हिसाब मांगते रहते हो आदरणीय सभापति जी। कुछ लोगों को समझना होगा ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। वो बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर वेरी गुड। हमने द्वीपों का नामकरण किया। हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई। मेरे द्वीप समूह मेरे परमवीर चक्र विजेता मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है और उसको लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय उनको निकालते क्यों नहीं है जो इतना और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है। हरेक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे। हमारा रास्ता है सकारात्मक। कभी कभी तुम अपना मुंह बंद करो। ये सदन है, एक प्रकार से राज्यों का महात्मा है। हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया। फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो भली बातें समझता है, उसको जी करके आया हूं। और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। और हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि
हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों की अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूँ। अरे वाह, खोली 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 खोली। जितना चिल्ला रहे ना अभी उनकी मैं कह रही हूँ बजाना चाहिए, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? जो यहाँ चीख रहे हैं, कौन है चीखने वाले हैं? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने उन लोग वो बोल रहे हैं अडानी अडानी, तो सुन रहे हैं आजादी आजादी। 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार ऐसी करो, पूरा इनका करो, जिनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि बोलने नहीं दे रहे। आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। अच्छा। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गढ़ते थे। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। उनके साथ मिले हुए हैं ना, अब तभी बोल रहे हैं। यहाँ पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूँ, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया। वो भी उनके साथ मिल गए हैं। आज हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया, और एनटीआर के साथ क्या किया। यहाँ कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। उस एनटीआर की सरकार को, और वो तबीयत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे। आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। ये कांग्रेस के हैं, इतने से और इतना सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात तो जानना चाहता हूं, भाई को क्या प्रॉब्लम है? अब जान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है, और आज देश में
आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ और मैं सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। वही तो आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये तो ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके ले जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट तो मैंने तो देखा, एक सरकार एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहाँ आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के ये राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी तो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं और आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे पर से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वेरी गुड। क्या बदतमीजी कर रहे थे, क्या बदतमीजी, शर्म ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। इन लोगों को तो कोई इलेक्ट मत करो जो ऐसे कर रहे हैं बदतमीजी। मोदी जी, यू आर द बेस्ट।
सारे अच्छी बात है कि बीजेपी की प्रेजेंस ज्यादा है, वो लोग जरा से आई डोंट केयर, उनको पता लगेगा कि उनकी कोई पावर नहीं है उनमें। मैं बताऊं मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे को गुस्से में ना हल्के हल्के आंसू भी आने लगे। देखो मैं तो कह रहा हूँ अगले इलेक्शन में बीजेपी इतनी ज्यादा जीतेगा कि इनके 4 बंदे बचेंगे बस, इतना फिर 4 बंदे क्या शोर मचा लेंगे सब देखेंगे। इतना इंसल्ट कर रहे हो तुम प्राइम मिनिस्टर, जिस डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं ना, ये 4-5 ही बचेंगे, सारा भरा होगा बीजेपी, 4-5 लोग उसके अगले में जाएंगे तो एक आध होगा, काम ही खत्म। कोई तमीज ही नहीं है, हमने इतने ऐसे लोगों को इलेक्ट किया है। मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ कि ये हमारा देश चलाएंगे क्या, ये तो हमारा देश डुबो देंगे। छोटे बच्चे की तरह थे, वो कर रहे हैं, हाँ, नॉन स्टॉप, मतलब रुके ही नहीं। अडानी, मोदी, भाई भाई, हाँ है भाई भाई, तुमको क्या तकलीफ है, यहाँ पे स्पीच सुनने आए हो, स्पीच सुनो। अडानी जी वापस आ रहे हैं भैया, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, उनको एक मौका मिला हुआ है, उसको कोशिश कर रहे कि करने की, उसको लेवरेज करके पॉलिटिकल गेन लेने की। उनको ये नहीं पता कि भैया तुम डूबोगे जो तुम ये सब कर रहे हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मोदी जी ने फिर भी पूरे शोर में, देखो मैं तो ध्यान ये देख रही थी कि मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी कंसंट्रेट करने में, पर मोदी जी ने कंसंट्रेट करके अपना पूरा भाषण कंप्लीट किया है। व्हाट मतलब इतना कंसंट्रेशन उनमें है और इतनी अच्छी स्पीच दी। और अगर आप देखोगे सारे जो थे बीजेपी के वहां पे जो बैठे थे, सबने कानों में लगाया हुआ था ताकि उनकी शोर सुने ही ना, मोदी जी क्या बोल रहे हैं वही उनके कानों में आ रहा था। ऐसे ही करना चाहिए कि जब ऐसी बदतमीजी कर रहे हो कोई रूल्स बनाओ यार। मैं तो हैरान हो रही हूँ, कोई रूल्स होने चाहिए कि ऐसे जो बोल रहा है उसको निकालते क्यों नहीं हो। ये क्या दिखा रहे हो पूरी कंट्री को, आपको बारी बारी से बोलना है बोल लीजिए, मगर इस तरीके से डिसरप्शन कोई कर रहा हो तो कुछ ऐसे फोर्सेस होने चाहिए। मगर जो भी लॉ है मेरे ख्याल से मोदी जी ने अच्छा इनको सुनाया है और एक एक कांग्रेस की जो किया है और सब बताया और बहुत अच्छा है। मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि नेहरू, वैसे तुम्हें कि नेहरू का नाम जरूर लो हर बारी जब मिले स्पीचों में, हाँ वैसे तुम्हारे खानदान में किसी ने नेहरू का नाम ही नहीं रखा, क्यों भाई, क्या वजह। और सारा पीछे इंदिरा गांधी का भी बताया कि इंदिरा गांधी के टाइम में क्या किया था इंदिरा गांधी ने। मैं तो कह रही हूँ, और मोदी जी बहुत गुस्से में थे, मोदी जी वॉज रियली अपसेट और मैं भी बहुत अपसेट थी। और मुझे दुख हो रहा था देख के कि एक अच्छा इंसान जो कंट्री को करने की कुछ कोशिश कर रहा है उसको कितना हैरेस किया जा रहा है, कितना हैरेस किया जा रहा है। और ये देख के मोदी जी बहुत स्ट्रांग है, उनको फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी आगे जाएगी। दुख ही बड़े, और लास्ट में होप ये होगा क्योंकि 1-2 लोग ही बचेंगे जो बैठेंगे, जो चुपचाप रहेंगे। बैठने वाले लोगों को बिठाओ, बाकियों को निकालो। और अगर पब्लिक हमारी जो है इंडियन स्मार्ट है, ये कौन लोग थे जो चीख रहे थे, इनको एक वोट नहीं देना चाहिए, एक वोट नहीं देना चाहिए। बहुत ही दुख हो रहा था देखने में, पर मोदी जी वाज द डेडिकेशन एंड द पेन उनके फेस में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, होप तो ये है कि बीजेपी और भी जबरदस्त मार्जिन से जीते जीतना, और मतलब उनका जो है इन लोगों काम तमाम हो जाएगा क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है डिसिप्लिन्ड, कोई मैनर्स नहीं। अगर आप रिस्पेक्टफुली काम करते तो लोग बोलते चलिए ठीक है, मगर ये जिस तरीके से काम हो रहा है उससे पता लगता है कि देखो बीजेपी के सब चुपचाप बैठे हुए हैं, वो उनका सुन के करेक्ट टाइम पे कर रहे, कोई उनकी बदतमीजियों को कोई किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि उनको मोदी जी ने कहा है कि हम इनकी तरह नीचे नहीं गिरने वाले। मतलब वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अच्छी पार्टी होती क्या है। अगर तुमको देश आगे बढ़ाना, उन्होंने ये भी कहा कि तुम पॉलिटिक्स खेल खेल के डुबा दोगे, बाकी जैसे कंट्रियों के आसपास पड़ोसियों की हालत देख रहे हो, अगर इनके हाथ चली गई ना, इस पार्टियों के हाथ, इन लोगों के हाथ अगर गवर्नमेंट चली गई तो ये जैसे बाकी कंट्रियों का डूब रही है ना, वैसे इंडिया का हाल कर देंगे। मैं बता रही हूँ, सच्ची में कर देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।